हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट यूनिट 4 चैप्टर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, किसी और बोर्ड के लिए, और जेई में, नीट में क्वेश्चन बहुत इजीली और आसान पूछे जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। करंट है अल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ द करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज होता रहे, बट जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स टाइम के बाद चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में ये होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो, डायरेक्शन फिक्स टाइम के बाद चेंज हो, ऐसा जनरली साइनोसॉइडल वेव में होता है। साइनोसॉइडल वेव का मतलब साइन और कोस वेव, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो, डायरेक्शन फिक्स टाइम के बाद चेंज हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I = IM sin ωt। ये जनरली इक्वेशन है फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ V = VM sin ωt, तो ये इक्वेशन है इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या EMF, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। अब इसके साथ साथ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V = VM cos ωt, हो सकता है। वैसे ही I = IM cos ωt, कुछ भी पॉसिबिलिटी है दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप से। साइन कोस में से किसी भी टर्म में हो सकता है। क्या फ़र्क है दोनों में, अगर दोनों की बात करें तो जनरली हम इसको साइन कोस में लेते हैं, अदरवाइज वे और भी हो सकती हैं, बताऊंगा अभी आपको। जैसे साइन की बात करें, आपको पता है साइन वेव कैसी होती है, ये करंट ले लिया, ये टाइम ले लिया, साइन फंक्शन ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ध्यान सुनना, आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है करंट, टाइम जीरो तो सब जीरो, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू। तो IM क्या होता है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। और ये यहाँ से, ये ऊपर से देखा जाए तो पॉजिटिव, नीचे से नेगेटिव, -IM हो जाएगा डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। ये कंप्लीट टाइम 2T होता है, तो ये T हो जाएगा और ये T/4। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से T/4 टोटल टाइम पीरियड का 1/4, इतने टाइम में करंट मैक्सिमम हो जाता है, और फिर उतने टाइम में 0 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इस टाइप से करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही करंट कोस की टर्म में हो, तो अगर यही करंट कोस की टर्म में लिया जाए तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। तो जब टाइम 0 है उस टाइम मैक्सिमम है, और जब टाइम T/4 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर जब टाइम T/2 होगा हाफ, तो ये मैक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, -Imax। और 3T/4 होगा तो फिर 0 हो जाएगा, और दोबारा से फिर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये 2T टाइम हो जाएगा, तो मेरी बात समझ रहे हो ना, 2T Imax, क्लियर। तो साइन कोस की टर्म में ये जनरली हम लेके चलते हैं, अदरवाइज ये वेव किसी भी टाइप से हो सकती है। जैसे साइन वेव, दिस इज कोसाइन वेव। ये दो वेव ऐसी है जो जनरली हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ट्रायंगुलर वेव हो सकती हैं, ये मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ।
ट्रायंगुलर वेव कैसी होती हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में होती हैं ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात, प्लस माइनस प्लस, इसी टाइप से प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, समझ रहे हो मेरे पास। इसके साथ साथ हमारे पास स्केयर वेव होती है, ये सारी अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ऐसे ही वोल्टेज के लिए आई की जगह वी कर दो। तो जनरली साइन वेव कॉस वेव हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज ट्रायंगुलर वेव, स्केयर वेव। एक होती है सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव कैसी होती है, ऐसे लिया फिर 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 ऐसे लिया, ये इस टाइप से होती है, समझ गए। तो बहुत सारी वेव होती हैं एसी के लिए, लेकिन हम लोग जनरली साइन कॉस वाले यूज करने वाले हैं, बाकी हम यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है। वेव किसी भी शेप की हो सकती है, स्केयर वेव, ट्रायंगुलर वेव, साइन वेव, कॉस वेव, सॉटूथ वेव, कोई भी, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें, इक्वेशन थी I = Im sin ओमेगा टी। Im की बात करें तो Im क्या था, पीक वैल्यू। I क्या था, पीक वैल्यू ऑफ करंट, बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। I क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट। I होता है किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि किसी भी टाइम के लिए जो वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है भाई, 2π/t। ओमेगा क्या होता है, 2πν। बात समझ में आ गई। अगर टी की बात करें तो टी क्या होता है, टाइम पीरियड। न्यू की बात करें तो न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई। अब बात आती है टाइम पीरियड क्या होता है भाई, इसको डिफाइन करो। तो इट इज द टाइम टेकन बाई, इट इज द टाइम टेकन बाई करंट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब ये वाला, जीरो से बढ़ के फिर जीरो और फिर नेगेटिव में जीरो, समझ रहे हो ना। तो वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed by current और वोल्टेज। यहाँ भी आ सकता है करंट वोल्टेज इन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड प्लस उन्हें पढ़ा था वैसे ही, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, सबको पता है, बेसिक बातें जो यूज हो रही हैं यहाँ पे। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये बेसिक बातें जो यहाँ पे यूज हुई आपको समझ में आ गई। करंट और वोल्टेज कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद भाई अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता लग गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर बात करें हम कि भाई एसी और इधर ले लो डीसी, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, इट इज द करंट whose magnitude is constant and direction is also constant। ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल, ठीक है ना, डीसी करंट। एसी क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेज कॉन्टिन्यूसली, अभी भी पढ़ा था, एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली, ठीक है। और इसमें बहुत सारी वेव बताई थी मैंने आपको, साइन वेव, कॉस वेव, नहीं क्या,
स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव। बोलो इसमें क्या होगा, मान लो ऐसी बात करें करंट और टाइम के लिए ऐसे, और अगर बात करें हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये देखा साइन वेव की तरह हो गई, नीचे का पार्ट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं डीसी विद एसी फ्लक्चुएशन, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। डीसी तो है लेकिन एसी का फ्लक्चुएशन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस टाइप की वेव भी होती है हमारे पास, डीसी है बट एसी के साथ है। इसी टाइप से स्क्वायर वेव बना सकते हैं ऐसे, समझ रहे हो। मान लो गैप देके बनाता हूँ मैं किसी भी शेप में, कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप की, या कंप्लीट ले लो कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप से। स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर भी बना सकता हूँ मैं इस टाइप से। तो डीसी विद एसी फ्लक्चुएशन, ठीक है। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि एसी में फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में जनरली फ्रीक्वेंसी जो ली जाती है, घरों में जो सप्लाई आती है वो नियरली 50 हर्ट्ज, और अमेरिका में, ये इंडिया की है, अमेरिका के अंदर जो ली जाती है वो 60 हर्ट्ज लेते हैं। क्लियर, बेसिक बातें समझ में आ गई। एसी डीसी में क्या डिफरेंस है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है, कांस्टेंट करंट होता है या फ्लक्चुएशन होता है, आगे जाके रेक्टिफायर वगैरह पढ़ेंगे वहाँ जाके आता है। ये क्लियर है, ओके। तो बेसिक बातें समझ में आ गई। एसी और डीसी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है भाई। अब फॉर्मूले याद करने हैं करंट के आपको, जैसे मैंने बताया। मान लो आपसे कोई पूछ ले भाई करंट दिया हुआ है I = 14 sin 100t, ठीक है। फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या करें, इसको कंपेयर करेंगे, I = Im sin ωt, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो भाई Im क्या आ गया, पीक वैल्यू 14 एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। ओमेगा के बराबर क्या है 100, तो ओमेगा क्या हो गया भाई 100। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, 100, 2 से ये कैंसिल 50, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 50/पाई। बोलो बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मान लो यहीं पे क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड टाइम टेकन बाय करंट। अब करंट लगातार चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, तो क्या आपसे पूछ ले फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टेक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब क्या करें, अब यहाँ देखो आपके पास होता है I = Im sin ωt। तो यह क्वेश्चन क्या कहता है, करंट टू रीच हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का हाफ ωt, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया 1/2। 1/2 कौन से एंगल पे होता है, sin 30 π/6, sin 30 1/2 होता है, ठीक है ना, π/6 sin ωt। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा π/6 = ωt। ओमेगा क्या होता है 2π/t या 2π न्यू, कुछ भी, पाई से पाई कैंसिल। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 50, यहाँ लिख दूँ या एक बार लिख दो इसको। तो यहाँ हो गया 1/6 टू फ्रीक्वेंसी कितनी 50, टाइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से t निकालेंगे तो t कितना आ जाएगा भाई 100, 1/600 सेकेंड।
इतने टाइम में करंट जीरो से मैक्सिमम तक, सॉरी हाफ द मैक्सिमम तक पहुंचेगा। मेरी बात समझ में आ गई, हाफ द मैक्सिमम तक पहुंचेगा। क्या इस टाइप से सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। जस्ट मुझे फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा मैथ सही हो, मैं इस टाइप के सवाल कर सकता हूँ। बोलिए, ठीक, ऐसा कोई सवाल आ जाएगा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी का मुझे पता लग गया कैसे क्या होता है। इसके बाद कोई आपसे पूछे कि भाई करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो डीसी तो कांस्टेंट होता है, यहाँ क्या करंट की या तो एवरेज निकालो या फिर आरएमएस निकालो, कैसे क्यों देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। करंट बोलो वोल्टेज बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या मतलब क्या है वो देखो, हमारे पास करंट ऐसा होता है, अल्टरनेटिंग जो करंट है वो मेरे पास ऐसा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, 0 से T/2 और ये T। तो इसका मतलब हाफ साइकिल या हाफ टाइम में जितना पॉजिटिव है नेक्स्ट हाफ में उतना ही नेगेटिव है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो गई, फॉर कंप्लीट साइकिल जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव 0, हम प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आ गया, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आ गया 0, कोई मतलब बनता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो डीसी एमीटर होते हैं या वोल्ट मीटर होते हैं, क्योंकि ये करंट है वोल्टेज भी हो सकती है ना, तो डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं कांट मेजर एसी। जो डीसी एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू क्या होती है 0। कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसके लिए ये मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो भाई एसी करंट को कौन मेजर करेगा, एसी करंट को मेजर करेगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हॉट वायर एमीटर वोल्ट मीटर। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है, और हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हीट का फॉर्मूला यूज करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मेजर करेंगे नेक्स्ट में। फिलहाल मैंने आपको बताया, तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी एमीटर वोल्ट मीटर होते हैं, जो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वो डीसी को मेजर करता है। एसी फुल साइकिल में क्या होती है 0, इसलिए मेजरमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसको निकालें कैसे, क्या करें, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, इतनी बात समझ में आती है। तो देखो सबसे पहली बात करें, करंट क्या होता है भाई, करंट होता है I = dq/dt, ठीक है। dq निकाल लो यहाँ से I/dt, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ एवरेज करंट, तो बेटा एवरेज करंट क्या होगा, I एवरेज होगा टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, यही बात सही है। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ तो dq है, Q निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे बोलो, Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, यस और नो, ठीक है। तो ये तो हो गया I/dt 0 से t, और स्मॉल टाइम dt है तो dt का भी इंटीग्रेशन। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, ये 0 से t I/dt dt। बेसिक सी बात है, कंसेप्ट की बात की मैंने, समझ गए भाई। फॉर्मूला क्या होगा एवरेज करंट के लिए, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है बेटा। एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें कैसे क्या होता है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन अगर आएगी तो समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, मीन और एवरेज करंट, मीन वैल्यू ऑफ करंट इज कांस्टेंट करंट which send
same charge in a circuit in a time of half cycle as is sent by alternating current in same circuit in same time। ये डेफिनेशन है, जनरली सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, हरियाणा बोर्ड में, आईसीएसई में पूछ लेते हैं, लिखते हैं। मतलब एक सर्किट है मेरे पास, कोई भी सर्किट जिसमें कोई रजिस्टर वगैरह सेल वगैरह है, उस सर्किट में मीन और एवरेज वैल्यू जो करंट है उसने कुछ चार्ज सेंड किया एक फिक्स टाइम में। मान लो टोटल टाइम पीरियड है 10 सेकंड, तो हाफ साइकिल बोला मैंने, तो 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में जितना चार्ज इसने ट्रांसफ़र किया उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र करेगा अगर मैं एसी करंट सेंड करता हूँ तो। मतलब मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एक कांस्टेंट करंट है, वो कांस्टेंट करंट 5 सेकंड में जितना चार्ज सेंड करेगा, अल्टरनेटिंग करंट 5 सेकंड में उतना ही चार्ज सेम करेगा। इसका मतलब एसी करंट भेजो या मीन और एवरेज भेजो, दोनों चार्ज जो ट्रांसफ़र करेंगे वो सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बात आती है यहाँ पे। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन और एवरेज वैल्यू का जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा या अल्टरनेटिंग का होगा वो सेम होगा। यहाँ बात निकल के आती है ये। अब क्वेश्चन ये आता है, तो भाई चार्ज ट्रांसफ़र तो सेम है किसी सर्किट में, चाहे एसी भेजो चाहे उसकी एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ, हमने किसी सर्किट में एसी पास की, ठीक है, तो चार्ज कैलकुलेट कर लो, तो टोटल चार्ज जो आया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज आ जाएगी, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र एसी का और उसका सेम होगा, तो एसी सेंड करके हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती है, 0, और हाफ के लिए हमें निकालनी पड़ेगी, पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने टाइम हाफ साइकिल का क्यों लिया, क्योंकि फुल साइकिल में एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था फुल साइकिल में क्या होता है, 0, इसलिए हाफ की बात करते हैं। क्लियर, नोट कर लेना इस बात को, फुल साइकिल में क्या होता है, 0, इसलिए हाफ की बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, चलो निकालते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, फॉर हाफ साइकिल में निकालते हैं एवरेज करंट। क्या फॉर्मूला आया था, आई डी टी 0 से T/2, 0 से T/2, ठीक है। पुट, अब I क्या है, I = Im sin ओमेगा टी, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, I एवरेज Im sin ओमेगा टी dt 0 से T/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से T/2, ठीक है भाई। अब सोल्व करो, आई एवरेज क्या आया, आई एम पीक वैल्यू कांस्टेंट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मैं कर देता हूँ माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन में टी के साथ क्या है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, 0 से T/2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ देखा जाए तो या डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा, टी बचेगा, टी 0 से T/2, क्लियर। आई एवरेज क्या आ गया, आई एम माइनस बाहर, ओमेगा भी बाहर, तो कोस ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। आई एवरेज क्या आ गया मेरे पास, माइनस आई एम बाई ओमेगा, ठीक है, और नीचे क्या है, T/2, ये भी यहीं आ जाएगा। बोलो, ओमेगा नीचे है ना। अब ओमेगा क्या होता है यहाँ पे देखा जाए तो 2π/t, t से t, 2 से 2, cos पाई -1, cos 0 1, कितना आ गया, -2, ठीक है। और ये ओमेगा मैं करता हूँ तो ये आ गया -2, ये कैंसिल, तो 2Im, ओमेगा क्या होता है 2π/t, ये कितना है T/2, ये कट गया, तो क्या हो गया 2Im/π। बात समझ में आई, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आई की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन आपको करना आता है। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया एवरेज करंट का 2Imax/π। किसी किसी बुक में Imax को I नोट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे,
2I0/पाई। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि 2/पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2/पाई की वैल्यू कितनी होगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.637 I0, और परसेंटेज में अगर इसको लेते हैं तो ये आएगा 63.7% ऑफ I0। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ साइकिल में हमारे पास जो एवरेज वैल्यू करंट की आएगी वो मैक्सिमम करंट की 63.7% आएगी। इसका मतलब 50% से ज़्यादा है, लेकिन 100% नहीं है, काफ़ी कम है, ठीक है। पहली बात तो ये आती है कि ये करंट हमें टोटल नहीं मिल रहा, मैक्सिमम करंट नहीं मिल रहा, एवरेज वैल्यू जो आती है वो 100% की काफ़ी कम है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा जिससे वैल्यू इससे ज़्यादा आए, और उसी वजह से हमने RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाली। मेरी बात समझ रहे हो? एक चीज़ हमें मिल गई, हम उससे संतुष्ट हैं, तो नई डिस्कवरी होगी ही नहीं। तो नया क्यों पड़ा? क्योंकि ये वैल्यू कम है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, वैल्यू कम आ रही है, इसलिए हमें कुछ नया चाहिए। वो नया क्या आया? RMS वैल्यू, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, हाफ वैल्यू कितनी आ गई? 63%। फॉर्मूला आपको याद करना है 2I0/पाई। इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई फुल साइकिल की बात करें तो करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखो जीरो कैसे आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फॉर कंप्लीट साइकिल फॉर्मूला हमारे पास ये है, पुट I = Im sin ωt, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं तो बेटा I एवरेज कंप्लीट के लिए 0 से t हो जाएगा, I की जगह Im sin ωt dt, ये dt 0 से t। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। I एवरेज सुनना ध्यान से, Im बाहर अभी अभी किया हमने, साइन का इंडिकेशन माइनस cos ωt बटे में ओमेगा 0 से t, और यहाँ अगर देखा जाए d से ये कट जाएगा, t 0 से t, ठीक है। I एवरेज माइनस Im/ओमेगा कोस ओमेगा होता है 2π/t, अपर लिमिट क्या है? t माइनस लोअर लिमिट, और ये क्या आएगा? t। बात समझ में आ गई? I एवरेज क्या आया? Im/ओमेगा t माइनस कोस 2π क्या होता है? 1, कोस 0 क्या होता है? 1, 1 - 1 0, तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई? 0। फिजिकली मैंने आपको बताया था पहले, मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती है? 0। तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, हाफ की निकालनी पड़ेगी, और हाफ की जो वैल्यू आती है वो 63.7% आती है टोटल करंट की, मतलब कम है। फुल साइकिल की हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। हम फुल साइकिल की निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने RMS वैल्यू की बात की, और वो करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बातें। मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है भाई। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया, क्या? I एवरेज का फॉर्मूला आ गया 2Im/पाई, या एक फॉर्मूला आ गया I एवरेज का I dt, लिमिट जो है वो लगा देंगे हम, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर्मूला क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? आपको क्वेश्चन दे देंगे भाई, I = 14 sin 100πt, ठीक है, ये दे दिया। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये सवाल दे दिया, क्या करें? सबसे पहली बात, Im कितना है? 14, तो आपके पास I एवरेज तो आ गया। I एवरेज क्या होता है? 2Im/पाई। 2/पाई आपने पढ़ा था कितना? 0.637। Im कितना आ गया? 14। मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। तो I एवरेज सोल्व कर लो इसको। 14 7 जा 98, 8 9 42, 14 3 जा 42, 42 और 9 51, 5 14 6 जा 84, 98
5 14 6 जा 84, 84 और 5 89, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई किया 3 के बाद लगाया तो ये आ गया। तो एवरेज करंट कितना आ गया मेरे पास, इतना आ गया, हाफ से ज़्यादा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रिक्वेंसी निकाल लो। ओमेगा कितना कंपेयर करेंगे, I = IM sin ओमेगा टी। तो ओमेगा से कंपेयर करते हैं तो ओमेगा कितना आ गया 100 पाई। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, पाई से पाई 2 से ये कैंसिल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, ठीक है। सिंपल, ऐसा सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब ये सवाल तो हम कर लेंगे, सिंपल है। इस टाइप का आ जाए तो ये भी कर लेंगे। इफ़ I = 2t + 3, ये दे दिया। फाइंड एवरेज करंट फॉर 0 to 3 सेकेंड, ये आ जाए। क्या करें, I एवरेज इंटीग्रेशन 0 से 3, टाइम इनिशियल से फाइनल 0 से 3। I कितना है 2t + 3 dt, टाइम dt का इंटीग्रेशन 0 से 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो I एवरेज क्या आएगा 2t का इंटीग्रेशन 2t की पावर 1 है, एक पावर बढ़ जाएगी वही नीचे आ जाएगी, +3 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई, लिमिट 0 से 3 और नीचे वाला 0 से d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, पता है ना आपको, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 × 3 9, लोअर लिमिट 0, t की जगह 0, t की जगह 0, सब 0, और ये 3 कितना आ गया 9 9 18/3 6। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 6 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए उसमें I की वैल्यू टाइम की टर्म में होगी, सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हो आप लोग इस टाइप के सवाल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो मैं आपको देता हूँ, घर पे ट्राई करना। I = दे रखा है 2√T, फाइंड एवरेज करंट फॉर 0 to 2 सेकेंड। ये करंट नहीं है, वोल्टेज के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। V एवरेज क्या होगा V dt 0 से t या जो भी लिमिट है /dt, या वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो ना। तो एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करना और एक क्वेश्चन ये ट्राई करना, ये यूज करते हैं। तो फाइंड एवरेज वोल्टेज दे रखी है आपको 2t², ट्राई, समझ गए। वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 0 से 3 सेकेंड, इसमें भी टाइम दे दिया आपको मैंने, कर सकते हो। तो बेटा इस टाइप से हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। फुल की नहीं निकाल सकते, हाफ की निकाल सकते हैं। कैसे क्या होता है सारे कंसेप्ट समझ में आ गए आपको। AC और DC में डिफरेंस क्या होता है वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है और उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।